क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, जब पर्व हो ना, टीचर को भी अपना इज्जत बचाना होता है। तो जो है आपको पर्व, सुनिए न, बता रहे हैं, पर्व शुरू होने से 4 दिन पहले ये छुट्टी दे देना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा विद्यार्थी आपको छुट्टी देके चल गया। और विद्यार्थी छुट्टी देके चल जाए, मास्टर का क्या इज्जत रहा? कोई इज्जत रहा? जैसे आज का जो क्लास का स्थिति है, आज तो यही लग रहा है कि आप ही लोग हमको छुट्टी देके चल गए। तो इसलिए जो है अब छुट्टी देना आवश्यक हो गया है, तो छुट्टी कर देंगे आज। कल तो पता चलेगा जो आज है वो गायब, समझे? तो ठीक है, आज पढ़ा देते हैं, चैप्टर खत्म कर देते हैं और फिर आगे छुट्टी का घोषणा कर देंगे। फिर अपना छुट्टी में रहिएगा, जो मन होगा अपना कीजिएगा, ठीक है? तो आ जाइए। 1857 की क्रांति हम आपको पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे 1857 की क्रांति। व्हाइट ठीक रहेगा, ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड सही है। देखिए, 1857 की क्रांति, चलिए हीरो सब भाई शांत होइए, अब शांत हो जाइए। देखिए, 1857 की क्रांति के कारण थे चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, और फिर 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने किया। ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया, और वर्ष 1858 के मध्य आते आते 1857 की क्रांति दब गई, अर्थात 1857 की क्रांति का अंत हो गया। 1857 की क्रांति भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति भारत के दृष्टिकोण से असफल रहा है। भारत के दृष्टिकोण से 1857 की क्रांति क्यों असफल रहा है? भारत के दृष्टिकोण से 1857 की क्रांति इसलिए असफल रहा है क्योंकि भारतीय नेताओं का जो लक्ष्य था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का लक्ष्य था झांसी प्राप्त करना, रानी लक्ष्मीबाई झांसी प्राप्त नहीं कर सकी। बेगम हजरत महल का लक्ष्य था अवध प्राप्त करना, बेगम हजरत महल अवध प्राप्त नहीं कर सका। नाना साहब का लक्ष्य था पेंशन बहाल करवाना, नाना साहब पेंशन बहाल नहीं करवा पाए। बहादुर शाह जफर का लक्ष्य था खोई हुई सम्मान वापस
करवाना, वो उसमें असफल रहा। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले नेताओं को अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए यह मानकर चल सकते हैं, यह मानकर क्या, यह सत्य है, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है। 1857 की क्रांति भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है, असफल रहा है। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या है? अब असफल रहा है तो उसकी असफलता का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। निश्चित तौर पर 1857 की क्रांति के असफलता के कई सारे कारण हैं। उसमें पहला कारण है लक्ष्य की कमी, एक स्पष्ट लक्ष्य की कमी, एक स्पष्ट लक्ष्य की कमी। देखिए, जीवन में लक्ष्य सिर्फ एक बनाना चाहिए और उसको अचीव कर लीजिए, फिर दूसरा लक्ष्य बनाइए, फिर उसको अचीव कर लीजिए, तब तीसरा लक्ष्य बनाइए। सीधी दर सीधी इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि गांधी जी को पढ़ के हमें समझ में आया है कि सीढ़ी दर सीढ़ी लोगों को अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए, जैसे मुसल्लपुर हाट वाले छात्र सब क्या करते हैं, रेलवे का वैकेंसी आया उधरे मुड़ जाएगा, सिपाही का वैकेंसी आया उधर मुड़ेगा, बिहार एसएससी का वैकेंसी आया उधरे मुड़ेगा। मतलब जो वैकेंसी आया उसका मोड़ उधर ही हो जाता है। यह गलत चीज है। देखिए, वैकेंसी आता है, अब फॉर्म, हर परीक्षा को देने के लिए फॉर्म भरिए, लेकिन माइंड में लक्ष्य सिर्फ एक रखिए कि हमें फलना करना है। बाद बाकी फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, लेकिन लक्ष्य दिमाग में एक रखिए। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले नेताओं के अलग अलग लक्ष्य थे। किसी का एक लक्ष्य नहीं था, किसी को झांसी चाहिए तो किसी को अवध चाहिए, किसी को पेंशन चाहिए तो किसी को जमींदारी चाहिए, और किसी को बादशाहत चाहिए। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों का लक्ष्य जो है आपको अलग अलग था, जिस वजह से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। आप देखेंगे वैसे विद्यार्थी जो रेलवेयों का परीक्षा दे रहा है, उसको रेलवेयों में नौकरी चाहिए, बैंकों में नौकरी चाहिए, एसएससीओ में नौकरी चाहिए, उसको कहीं नौकरी नहीं हो पाता है। कोई एक सेक्टर को चुनिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, जल्दी नौकरी मिल जाएगा। रेलवे एसएससी बैंक करते रहिएगा, ना रेलवे के हो पाइएगा, ना एसएससी के हो पाइएगा, ना बैंक के हो पाइएगा, किसी भी चीज के आप नहीं हो पाएंगे। तो जीवन में 1857 की क्रांति हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में एक सुस्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में एक सुस्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। तो 1857 की क्रांति के असफलता का एक कारण है सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। दूसरा कारण है योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी। 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी थी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे 1857 के विद्रोह के समय, सर जॉन लॉरेंस। एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे 1857 के विद्रोह के समय, उसका नाम था सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस क्या बोला है जानते हैं? सर जॉन लॉरेंस बोला है कि 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ताओं में अगर एक भी कोई योग्य नेतृत्वकर्ता होता, फिर अंग्रेजों को
भारत से बाहर जाना पड़ता। गौर से सुनिएगा, सर जॉन लॉरेंस कहते हैं 1857 की क्रांति में अगर एक भी कोई योग्य नेतृत्व करता होता तो अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना पड़ जाता। जॉन लॉरेंस का यह स्टेटमेंट तो यही बतलाता है कि निश्चित तौर पर योग्य नेतृत्वकर्ताओं की कमी रही होगी। तब तो सर जॉन लॉरेंस कहते हैं कि अगर कोई एक भी योग्य नेतृत्व करता होता तो अंग्रेजों को भारत से बाहर होना पड़ता। इसके बाद 1857 की क्रांति के असफलता के जो अगले कारण हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, इन्होंने अपने आप को 1857 की क्रांति से तटस्थ रखा, 1857 की क्रांति से अलग रखा। 1857 की क्रांति से अपने आप को तटस्थ रखा मतलब अपने आप को अलग रखा। इसके बाद असफलता का जो अगला कारण है, देखिए आप सब लोग जानते हैं 1857 के क्रांति की शुरुआत विद्रोही सिपाहियों ने किया। लेकिन अगर आप बात सिपाहियों की करेंगे तो सिपाहियों में भी आपसी एकता की कमी थी। सब सिपाही विद्रोह नहीं कर रहा था, बल्कि अगर अवध के सिपाही, बंगाल के सिपाही विद्रोह कर रहा था तो पंजाब के सिपाही, गोरखा सिपाही, पठान सिपाही विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। मतलब गौर से सुनिएगा, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों में एक कारण है विद्रोह करने वाले सिपाहियों में आपसी एकता की कमी। आपसी एकता की कमी थी क्योंकि अगर बंगाल के सिपाही, अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, अगर बंगाल के सिपाही, अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो वहीं पंजाब के सिपाही, गोरखा सिपाही, पठान सिपाही विद्रोह को अंग्रेजों का साथ दे रहा था और विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। मतलब 5 गो सिपाही है ना, 2 गो अगर विद्रोह कर रहा था तो 3 गो दबा रहा था। यह भी 1857 की क्रांति के असफल होने का कारण बना। फिर अगला जो कारण है, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी। देसी रियासत के राजा महाराजा में अगर कानपुर के नवाब, अवध के नवाब, झांसी की रानी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, तो वहीं भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, बिहार के दरभंगा महाराज, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, ये सभी लोग विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था। मतलब अगर 5 गो राजा था, 2 गो अगर विद्रोह कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो 3 गो भारतीय राजा अंग्रेजों को मदद कर रहा था विद्रोह को दबाने के लिए। यह भी 1857 की क्रांति के असफलता के कारण है। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल पद पर जो लॉर्ड कैनिंग बैठे हुए थे, लॉर्ड कैनिंग ने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा कि अगर देसी रियासत के राजे महाराजे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो अंग्रेजों को
1857 की क्रांति में ही बोरा बिस्तर समटकर लंदन जाना पड़ जाता। ऐसा लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है, लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है। फिर हमने आपको बतलाया है शिक्षित वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जमींदार वर्ग के लोग, इन लोगों ने अपने आप को 1857 की क्रांति से तटस्थ रखा, यानी अलग रखा। ये तमाम रीजन है जिस वजह से 1857 की क्रांति असफल रही है। यहां पर परीक्षा के लिहाज से आपको याद क्या रखना है? परीक्षा के लिहाज से यहां पर 2-3 बात याद रखना है। एक बात यह कि किस किस वर्ग के लोगों ने 1857 की क्रांति में अपने आप को तटस्थ रखा या अपने आप को अलग रखा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शिक्षित वर्ग के लोग, मध्यम वर्गीय लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और जमींदार वर्ग के लोग। ये सब लोग अपने आप को तटस्थ रखा था। इसके बाद दूसरा, जॉन लॉरेंस का जो स्टेटमेंट है और लॉर्ड कैनिंग का जो स्टेटमेंट है, ये दोनों विद्वानों के स्टेटमेंट को याद रखना है। जॉन लॉरेंस ने यह कहा है कि 1857 की क्रांति में अगर कोई एक भी योग्य नेतृत्व करता होता तो फिर इस क्रांति में अंग्रेजों की हार होती। और लॉर्ड कैनिंग ने कहा है कि अगर देसी रियासत के राजे महाराजे अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर लंदन वापस लौटना पड़ता। कंपटीशन के लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से यही 3 बात आपको याद रखनी है। बाद बाकी आप जो जीवन जी रहे हैं उस लिहाज से इस बात को हमेशा दिमाग में याद रखना है कि सुस्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सुस्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। अगर आपके जीवन में भी सुस्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो फिर आप भी अपने जीवन में असफल ही होंगे, आपको भी असफलता ही असफलता मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। तो अभी भी जगिए और एक अपने जीवन में सुस्पष्ट लक्ष्य बनाइए। और लक्ष्य बनाने से पहले अपने स्ट्रांग चीजों को देखिए और अपने वीक चीजों को देखिए। दोनों चीज को देखते हुए अपने जीवन में लक्ष्य इंसान को बनाना चाहिए। अगर मान लिया जाए किसी का जीएस एकदम खराब है, एकदम खराब है, एकदम रद्दी है, वो कहेगा हम बीपीएससी क्वालिफाई करे, दरोगा क्वालिफाई करे, तो नहीं कर पाएगा। अगर किसी का जीएस बहुत अच्छा है, इंग्लिश मैथ गायब है, वो कहेगा हम एसएससी क्वालिफाई करे, तो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, सिपाही में जाना है, दरोगा में जाना है। अपना लक्ष्य यह बनाते हुए अपने आप को एनालिसिस कीजिए। देखिए हम लोग मोबाइल चलाते हैं, रील देखते हैं, 2 घंटा 3 घंटा कब गुजर जाता पता नहीं चलता है। लेकिन क्या कभी, ईमानदारी से बताइए, क्या कभी अकेले होकर बंद कमरा में 5 मिनट भी अपने विषय में सोचे हैं? अपने विषय में सोचे हैं? कोई भी सोचे हैं? आप हमको ये बात बताइए तो। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें गार्जियन ने पटना क्यों भेजा? कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं तो महाराज सोचिए। इसी कारण बोले जब जागो तब सवेरा। और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और मन में ठान लीजिए कि हमें यह करना है, मतलब करना है। जिद होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए इंसान को। हम आपको बता रहे हैं 2011 की बात। हमारे पिताजी किसान हैं।
और 2011 में हम जिद किए कि नहीं, हमको कोटा जाना है, जाना है चाहे जो हो। और हमारे जिद के आगे हमारे पिताजी को झुकना पड़ा, जमीन बेचना पड़ा। देखिए, जमीन, बूढ़े पुराने लोग सब चीज दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं बेच सकते। जमीन लिखते हुए हमारे पिताजी रो रहे थे, लेकिन हम जिद ठान ली नहीं, हमें जाना है, मतलब जाना है, चाहे दुनिया पलट जाए, हमको इससे खाक फर्क नहीं पड़ता है। जिद अच्छा भी होता है और जिद खराब भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको ऐसा लगता है, जहां तक हम अपना जीवन जिए हैं, जिद्दी होना चाहिए इंसान को, जिद्दी होना चाहिए। गलत चीज को लेकर जिद नहीं होना चाहिए। और हम गलत चीज को लेकर जिद थोड़े कर रहे थे, हम तो पढ़ने को लेकर जिद कर रहे थे ना, हम पढ़ेंगे, हम कोटा जाएंगे, हम पढ़ेंगे। तो ये जिद अच्छा है। अरे क्या होगा, जमीन, आप मरिएगा तो जमीन कपार पे लेके जाइएगा। महाराज, कुछ भी इंसान कपार पे लेके नहीं जाता है, आपका कर्म, आपका कर्म। देखिए, आप जब इस संसार से जाए ना, तो कम से कम कुछ लोग रोने के लिए रहे। ये नहीं कि आप इस संसार से चले भी गए और लोग यह बोल रहा है भले गया, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि आप जब इस संसार से जाएं तो चार लोग रोने वाला हो, ऐसा कुछ करके जाइए, समझे। तो सबसे बड़ा होता है कर्म, कर्म, कर्म सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कर्म होता है। और सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कैस्त हो, यादव हो, या फिर पासवान हो, या फिर अन्य कोई भी जाति हो। ये सब कोई जाति नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, और सबसे बड़ा चीज है कर्म। आप जैसा कर्म करते हैं आप वैसा पाते हैं। और कहता है स्वर्ग नरक ऊपर में है, नहीं, सब चीज यही है। आप भ्रम में है कि स्वर्ग नरक ऊपर में है, सब चीज यही है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत सारे लोग हंसते खेलते गुजर गए, उन्हें बेड पर नहीं जाना पड़ा। यह अच्छा मृत्यु है। अगर आप बेड पर चले गए, आपको खाना कोई और खिला रहा है, आपको उठाकर खड़ा कोई और कर रहा है, आपको पकड़कर टहला कोई और रहा है, यह नरक है महाराज, यह नरक है। और आप इस बात को जानिए, समझिए इस बात को। अगर आप अच्छा कर्म कीजिएगा ना, हंसते खेलते चल जाइएगा, संसार से विदा हो जाइएगा। और अगर आपका गलत कर्म होगा, बेड पकड़िएगा, पक्का है बेड पकड़िएगा आप। देखिए ना, महावीर स्वामी को देखिए ना, सॉरी स्वामी विवेकानंद को देखिए ना, स्वामी विवेकानंद को आप देखिए ना, अच्छा कर्म था, हंसते खेलते चले गए। महात्मा गांधी को देखिए ना, महात्मा गांधी का तो उम्र भी हो गया था, देखिए नाथूराम गोडसे मार ही दिया, लेकिन जीवन का दुर्गति तो नहीं हुआ जीवन के अंतिम काल में। हंसते खेलते गांधी जी चले गए। भले नाथूराम गोडसे ही मार दिया, वो अलग मसला है। तो कर्म, अच्छा कर्म कीजिए। किसी के विषय में अगर सही नहीं सोच सकते हैं तो गलत भी मत सोचिए। और ईमानदारी से जब आप आगे बढ़िएगा ना, थोड़ा समय लगेगा। जैसे बांस का पेड़ या बांस का वृक्ष लगने में समय लगता है, लेकिन एक बार लग जाता है ना, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं।
एक बांस का पेड़ लगाइए, धीरे धीरे वहां पर सैकड़ों बांस का पेड़ लग जाएगा और आप उसको खत्म नहीं कर सकते। पपीता को लगने में बहुत कम समय लगता है, तुरंत पपीता खत्म भी हो जाता है, समझ गए। तो ईमानदारी से किया गया मेहनत, ईमानदारी से प्राप्त सफलता लॉन्ग टाइम तक रहता है और शॉर्टकट में मिला सफलता तुरंत खत्म हो जाता है। रानू मंडल को देखिए ना, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई शॉर्टकट से सफलता पाया है तो उसका विनाश होना तय है, समझे। सारा एग्जाम्पल तो हम आपको दे दिए यहां पर। चलिए लिखिएगा। हाँ, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, वो सब गलत बात है। इसी जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में सब चीज मिल जाएगा, सब चीज। ठीक, लिखिए। हाँ हाँ, देखिए, बैठिए बैठिए। देखिए, बात ऐसन है कि 1857 की क्रांति शुरू किस बात को लेकर हुआ था पता है? धर्म को लेकर शुरू हुआ, धर्म को लेकर शुरू हुआ। लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि वीर कुंवर सिंह आरा से बाहर निकले, 1857 के क्रांतिकारी नेताओं से जाकर मिले और उसको एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का काम किया। तब सब लोग का लक्ष्य एक हो गया कि हम सभी के दुख का कारण तो अंग्रेज है। जब हम सभी के दुख का कारण अंग्रेज है तो अब हम सभी मिलकर के अंग्रेज को भारत से बाहर कर दें। तो अब अंग्रेज को भारत से बाहर करने की योजना बनाई जाने लगी, इसलिए इसको स्वतंत्रता आंदोलन कहा जा सकता है, समझ गए। हाँ नहीं दिया, नहीं दिया, हाँ नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। अरे एक बात बताइए, एक बात बताइए आप हमको, आप अच्छे, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप चरित्रवान हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मेहनती हैं। क्या आपके समाज में, क्या आपके सगे संबंधी में हर कोई आपका सपोर्ट करेगा? नहीं, नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। पांचों उंगली बराबर है? नहीं, नहीं है। कुछ लोग आपके समर्थन में रहेंगे, कुछ लोग आपके विरोध में रहेंगे। तो ये 1857 के क्रांति में हुआ। कुछ लोग विद्रोह कर रहा था तो कुछ लोग विद्रोह दबा रहा था, समझ गए। बैठ जाइए, चलिए लिखिए। असफलता के कारण, लिखिएगा, असफलता के कारण। ठीक है, कुछ असफलता के कारण, एक नंबर में, एक नंबर में, एक नंबर में सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। एक नंबर में सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी, सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। दो नंबर में, दो नंबर में योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी। दो नंबर में योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी। नीचे से नोट देकर लिखिएगा। ये जो नोट देकर लिखा रहे हैं परीक्षा के लिहाज से यही महत्वपूर्ण है। नोट देकर जो लिखा रहे हैं नीचे से नोट देकर लिखिएगा। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि, सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि, सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि अगर अगर नेतृत्वकर्ताओं में, अगर नेतृत्वकर्ताओं में एक भी
अगर नेतृत्वकर्ताओं में एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता होता, अगर नेतृत्वकर्ताओं में एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता होता, अगर नेतृत्वकर्ताओं में एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता होता तो, अगर नेतृत्वकर्ताओं में एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता होता तो 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 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों को भारत से बाहर होना पड़ जाता, भारत से बाहर होना पड़ जाता। अब 3 नंबर में लिखिएगा, शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, जमींदार वर्ग के लोगों ने अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा, अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा। चौथा, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी। चौथा, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी। उसी में अगर बंगाल और अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी में आगे, अगर बंगाल और अवध के सिपाही, अगर बंगाल और अवध के सिपाही, अगर बंगाल और अवध के सिपाही, अगर बंगाल और अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, अगर बंगाल और अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो वहीं पंजाब के सिपाही, तो वहीं पंजाब के सिपाही कोमा गोरखा सिपाही, पठान सिपाही, पंजाब के सिपाही कोमा गोरखा सिपाही कोमा पठान सिपाही इत्यादि इत्यादि विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। पंजाब के सिपाही, गोरखा सिपाही, पठान सिपाही, पंजाब के सिपाही, गोरखा सिपाही, पठान सिपाही इत्यादि विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था, इत्यादि विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था, इत्यादि विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर में, 5 नंबर में देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी। नेक्स्ट पॉइंट, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, आपसी एकता की कमी। उसी में लिखिएगा, अगर अवध के नवाब, अगर अवध के नवाब झांसी की रानी, झांसी की रानी
अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, तो विद्रोह कर रहा था तो वहीं हैदराबाद के निजाम, कोमा इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, इत्यादि, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज इत्यादि विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था। फुल स्टॉप। चलिए, नीचे से नोट देकर के 2 पॉइंट लिखा रहे हैं, एक केनिंग ने क्या कहा है और एक 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग ग्वालियर के सिंधिया ने किया। ये बात लिखा दी है? नहीं लिखा है, लिखा है, फिर से लिख लीजिए, ठीक है। जैसे अच्छा खाना बनता है तो 2 बार खा लेते हैं ना, वैसे अच्छा बात है, ये पूछा जा सकता है, 2 बार लिख लीजिए इसको। लिखिएगा, नोट देकर के पहला और दूसरा पॉइंट, नोट देकर के पहला पॉइंट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिया था। देखिए, सुनिए, कर्म कितना महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। इतिहास कभी आपको छोड़ नहीं सकता है, समझ गए। भले ही ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोगों को आज भी लोग एक राजा महाराजा की भांति सम्मान देता है मुंह पे, लेकिन अंदर आत्मा में क्या रहता है? ये तो गद्दार है, गद्दार परिवार से ही बिलोंग करता है। जैसे अभी कौन सिंधिया है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, उसके मुंह पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी के मुंह पर कोई कुछ नहीं बोलता है। एक रिक्शा वाला के मुंह पर भी अगर आप कुछ बोलिएगा तो वो पलट के बोल देगा। भले वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ, भले ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह पर लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारा आंतरिक मन या आपका आंतरिक मन क्या कहता है? गद्दार परिवार से है, गद्दार परिवार से है। इतना मन में एक भाव जरूर आता है, निश्चित तौर पर भाव आएगा। अगर आप सच में राष्ट्रवादी हैं, अगर आप सच में देशभक्त हैं, तो आपके मन में यह विचार 1 सेकेंड के लिए ही आए, लेकिन आएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय में
कि गद्दार परिवार से है ये, समझ गए, और आना भी चाहिए, समझ गए, क्योंकि इनके पूर्वजों ने भारत के साथ गद्दारी किया है। इनके पूर्वजों को यह मालूम नहीं था कि अगर हम गद्दारी करेंगे तो लोग हमें गद्दार के तौर पर याद करेगा। इनके पूर्वजों को लग रहा था, चाटुकारिता कर रहा था जी, ठीक है, चाटुकारिता कर रहा था। और एक बात जानिए आप, आजादी के समय जिसके पास बहुत अधिक जमीन था ना, जो अपने आप को जमींदार कहता था आजादी के समय, आप यह समझिए कि वो अंग्रेजों का चाटुकार था, इसलिए उसके पास ज्यादा जमीन था, समझ गए। जिसने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, अंग्रेजों ने जमीन उसे दे दिया, वो जमींदार बन गया। जमींदार वर्ग के लोग अपने आप को दिखाते हैं हम जमींदार फैमिली से हैं, लेकिन सच यही है कि उनके पूर्वज अंग्रेजों का चाटुकार था, चाहे हम हो या कोई भी हो, यही सत्य है, समझ गए। तो ये पॉइंट तो आप लिख ही लिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर देसी रियासत के राजे महाराजे, अगर देसी रियासत के राजे महाराजे अंग्रेजों का साथ नहीं देता, अगर देसी रियासत के राजे महाराजे अंग्रेजों का साथ नहीं देता, तो अगर देसी रियासत के राजे महाराजे अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो अंग्रेजों को (1857) की क्रांति में ही, अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में ही भारत से बाहर हो जाना पड़ता। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में ही भारत से बाहर हो जाना पड़ता। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में ही भारत से बाहर हो जाना पड़ता। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में ही भारत से बाहर हो जाना पड़ता। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में ही भारत से बाहर हो जाना पड़ता। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में ही भारत से बाहर हो जाना पड़ता। भारत से बाहर हो जाना पड़ता। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए, हो गया। यही सब कारण है असफलता का। और इसमें ध्यान दीजिएगा, जो नोट दे करके एक बार 2 पॉइंट लिखाएं, एक बार 1 पॉइंट लिखाएं, यही बात याद रखना है। और शिक्षित, मध्यम वर्गीय, बुद्धिजीवी, जमींदार वर्ग के लोग अपने आप को अलग रखे। चौथा बात ये, बस असफलता के कारण में यही 4 बात याद रखना है, बाद बाकी कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, कुछ भी होता है, जैसे मान लिया जाए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका परिणाम तो आएगा, इसका रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है, रिजल्ट या तो निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट मतलब या तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। निगेटिव रिजल्ट मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। हो तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। या तो विद्रोह सफल होगा या विद्रोह असफल होगा।
तो 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद कुछ परिणाम निकलकर सामने आए। उसमें पहली बात यह है, भले ही 1857 की क्रांति भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल हो गया हो, लेकिन इसके काफी दूरगामी परिणाम देखने को मिले हैं। इसके दूरगामी परिणाम क्या देखने को मिले हैं? तो इसके दूरगामी परिणाम यह देखने को मिले हैं कि इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब कहिएगा राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद को अगर सरल भाषा में परिभाषित करें तो सरल भाषा में इसका अर्थ होता है भारत के लोगों के बीच भारतीय होने का एहसास करवाना। भारत के लोगों के बीच भारतीय होने का एहसास करवाना कि हम भारतीय हैं, हम सभी भारतीय एक हैं। अंग्रेज फिरंगी है, विदेशी है, हम सभी भारतीयों को एक होकर इस फिरंगी अंग्रेज को भारत से बाहर करना है। इस बात का विकास 1857 की क्रांति ने भारत के लोगों के मन में किया। इससे पहले भारत के लोग क्या सोचा करते थे जानते हैं? कोई बिहार का था तो सोचता था हम बिहारी हैं, कोई बंगाल का था तो सोचता था हम बंगाली हैं। कोई ये नहीं सोचता था कि हम सभी भारतीय हैं, नहीं, कोई नहीं सोचता था। कोई नहीं सोचता था कि हम सभी भारतीय, ना, कोई नहीं सोचता था। सब जो जिस क्षेत्र का था वो अपने आप को उस क्षेत्र का मानता था। लेकिन 1857 की क्रांति ने भारत के लोगों के मन में, भारत के लोगों के मन में यह डाला कि हम सभी भारतीय हैं। इसी को राष्ट्रवाद का विकास कहा जाता है। एक तो यह हो गया। दूसरा, 1857 की क्रांति के बाद मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। मुगल बादशाह के पद को खत्म कर दिया गया। और जब मुगल बादशाह का पद खत्म हुआ, अर्थात भारत में प्राचीन काल से जो चली आ रही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, राजाओं की शासन थी, उसका अंत हो गया। इसके बाद मुगल सत्ता का अंत हुआ, मुगल बादशाह के पद का अंत हुआ। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया और अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन करने हेतु पील कमीशन आयोग का गठन किया और पील कमीशन आयोग की सिफारिश पर ही सेना का पुनर्गठन किया गया। और सेना का पुनर्गठन करते हुए ब्रिटिश के अधीन जो सिपाही थे उसमें भारतीयों के अनुपात में कमी की गई। भारतीयों के अनुपात में कमी की गई, भारतीय सैनिकों के अनुपात में कमी की गई। देखिए 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले 5:1, 5 गो भारतीय सिपाही पर 1 गो अंग्रेज सिपाही हुआ करता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब सेना का पुनर्गठन किया गया तो इसको बदल कर 2:1 कर दिया गया। 2 गो भारतीय सिपाही पर 1 गो अंग्रेज सिपाही किया गया। 2 गो भारतीय सिपाही पर 1 गो अंग्रेज सिपाही किया गया।
दूसरी बात, सेना का पुनर्गठन करते हुए वैसे सिपाही जो 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, उसे लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे पंजाब के सिपाही को लड़ाकू घोषित किया गया, गोरखा सिपाही को लड़ाकू घोषित किया गया, पठान सिपाही को लड़ाकू घोषित किया गया, वहीं जो सिपाही विद्रोह कर रहा था उसे गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। जैसे अवध के सिपाही को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया, बिहार के सिपाही को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया, बंगाल के सिपाही को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये सब सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। और वही गोरखा, पंजाब, पठान, ये सभी विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। तो जिस वर्ग के सिपाही अंग्रेजों का साथ देकर विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था, उसे लड़ाकू घोषित किया गया, और जो सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का काम कर रहा था, उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। ये सब 1857 के विद्रोह के परिणाम है। तो नीचे से आप लिखिएगा, परिणाम, परिणाम। एक नंबर में इस विद्रोह का बड़ा दूरगामी परिणाम रहा है। 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 फुल स्टॉप। इस विद्रोह ने 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 भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। दो नंबर में मुगल सत्ता का अंत हुआ। दो नंबर में मुगल सत्ता का अंत हुआ। दो नंबर में मुगल सत्ता का अंत हुआ। तीन नंबर में 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 ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। 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 अंत हुआ। चार नंबर में ब्रिटिश क्राउन के शासन की प्रत्यक्ष तौर पर भारत में स्थापना हुई। ब्रिटिश क्राउन के शासन का ब्रिटिश क्राउन के शासन का प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन के शासन का प्रत्यक्ष तौर पर स्थापना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए ना, नोट देकर के इसको लिखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ब्रिटिश महारानी का पत्र पढ़ते हुए ब्रिटिश महारानी का पत्र पढ़ते हुए
ब्रिटिश महारानी का पत्र पढ़ते हुए, ब्रिटिश महारानी का पत्र पढ़ते हुए, ब्रिटिश महारानी का पत्र पढ़ते हुए भारत की सत्ता, भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में करने की घोषणा, करने की घोषणा की गई, करने की घोषणा की गई, करने की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेना का पुनर्गठन करने हेतु, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पांचवा नंबर, पांचवा नंबर, नेक्स्ट पॉइंट पांचवा नंबर, सेना का पुनर्गठन करने हेतु, सेना का पुनर्गठन करने हेतु पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन करने हेतु पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन करने हेतु पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन करने हेतु पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सिफारिश पर, इस आयोग के सिफारिश पर ब्रिटिश सेना में, 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 ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या में, ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या में, भारतीय सिपाहियों की संख्या में कमी की गई। भारतीय सिपाहियों की संख्या में कमी की गई। भारतीय सिपाहियों की संख्या में कमी की गई। उसी में इस आयोग के सिफारिश पर पंजाब के सिपाही, इस आयोग के सिफारिश पर पंजाब के सिपाही कोमा, पंजाब के सिपाही कोमा गोरखा सिपाही, पंजाब के सिपाही कोमा गोरखा सिपाही, गोरखा सिपाही कोमा पठान सिपाही, पठान सिपाही, पठान सिपाही, पठान सिपाही, पठान सिपाही इत्यादि को, इत्यादि को लड़ाकू सिपाही घोषित किया गया। 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 इत्यादि को लड़ाकू सिपाही घोषित किया गया, क्योंकि इन सिपाहियों ने, क्योंकि इन सिपाहियों ने क्योंकि इन सिपाहियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि इन सिपाहियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। वहीं अवध के सिपाही, वहीं अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही, बंगाल के सिपाही, वहीं अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही, बंगाल के सिपाही,
वहीं अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही, बंगाल के सिपाही इत्यादि को गैर लड़ाकू इत्यादि को गैर लड़ाकू घोषित किया गया, 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 क्योंकि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, फुल स्टॉप। चलिए, ये परिणाम हो गए। अब देखिएगा, जानते हैं जो 1857 की क्रांति है, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। क्या मतभेद है? यानी 1857 की क्रांति क्या थी? सिपाही विद्रोह था, स्वतंत्रता आंदोलन था, या क्या था ये? क्या था ये? राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, जन क्रांति था, क्या था ये? इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। कोई इसको सिपाही विद्रोह कहता है, कोई इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, कोई इसको अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कहता है, कोई इसे ईसाइयों के विरुद्ध भारतीय धर्मांधों का युद्ध कहता है। तो 1857 की क्रांति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कोई आम कहता है, कोई इमली कहता है, कोई कटहल कहता है, कोई लीची कहता है। तो कौन आम कहता है, कौन कटहल कहता है? पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा है, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? पूछा जाता है ये प्रश्न। तो देखिए, जहां तक भारतीय विद्वान की बात करेंगे तो भारतीय विद्वान कुछ अलग रूप में 1857 की क्रांति को परिभाषित किए हैं, अंग्रेज विद्वान कुछ अलग रूप में परिभाषित किए हैं। और अधिकतर अंग्रेज विद्वान, अंग्रेज क्या चाहेगा? अंग्रेज तो यही ना चाहेगा कि इसको कितना छोटा से छोटा करके दिखाया जाए। तो अधिकतर अंग्रेज विद्वान 1857 की क्रांति को कहा है एक सिपाही विद्रोह है। जैसे कुछ अंग्रेज विद्वान का नाम हम यहां पर लेना चाहेंगे: जॉन सीले, मार्लेसन, सर जॉन लॉरेंस, ट्रेवेलियन। जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस, ये सभी अंग्रेज विद्वान सीधे तौर पर कह रहा है कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह है। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह है। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय भारत में 1857 की क्रांति के समय भारत में नहीं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में जो विरोधी दल का नेता डिजरेली था, डिजरेली ने 1857 की क्रांति को लेकर यह कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया, डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। फिर आपको एक अंग्रेज है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स नामक अंग्रेज, अंग्रेज को सभ्य समझता था और भारत के लोगों को बर्बर समझता था। देखिए, सभ्य लोग उसको कहा जाता है जिसको कपड़ा पहनने के लिए आए, खाना खाने के लिए आए, अच्छे से रहने के लिए आए, किसके साथ क्या बर्ताव करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आए, उसको सभ्य कहा जाता है। बर्बर, जिसको ना कपड़ा पहनने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, ना खाना खाने का ढंग है, ना किसके साथ क्या बर्ताव किया जाए यह ढंग है,
उसी को बर्बर कहा जाता है, उसी को बर्बर कहा जाता है। तो अंग्रेज अपने आप को सभ्य समझता था और भारत के लोगों को बर्बर समझता था। तो टी.आर. होम्स नामक अंग्रेज विद्वान लिखता है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। फिर आपको L.E.R. रीज विद्वान का नाम है ये, और L.E.R. रीज नामक विद्वान कहता है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यानी भारत के जो धार्मिक तौर पर रूढ़िवादी लोग हैं वो ईसाइयों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। फिर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर लिखते हैं यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है, यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह अंग्रेज विद्वान के राय है। हमने जो बताया, कोई आम कह रहा है, कोई इमली कह रहा है, कोई कटहल कह रहा है, मतलब कोई कह रहा है सिपाही विद्रोह है, कोई कह रहा है राष्ट्रीय विद्रोह है, कोई कह रहा है सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है, कोई कह रहा है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, कोई कह रहा है हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। अब कौन विद्वान क्या कह रहा है याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यह अंग्रेज विद्वानों की राय है। वही भारतीय विद्वानों की अगर हम बात करें, भारतीय विद्वान में 1857 की क्रांति पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार एसेन था। एसेन ने 1857 नामक पुस्तक की रचना की है और एसेन ने यह कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। यह बात एसेन ने कहा है। फिर एक विद्वान है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को लेकर कहा है कि यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। फिर एक विद्वान है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने कहा है यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम है, यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम है। फिर एक विद्वान है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। फिर आपको एक विद्वान है रामविलास शर्मा। उन्होंने 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा दी। फिर एक विद्वान है अशोक मेहता। उन्होंने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा है कि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था, इसका स्वरूप राष्ट्रीय था, यह राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। तो कुल मिलाकर के भारतीय विद्वानों में भी मतभेद है। कोई आम कह रहा है, कोई इमली, कोई कटहल, कोई लीची। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह को क्या कहना सबसे ज्यादा उचित होगा, तो 1857 के विद्रोह को सबसे ज्यादा कहना उचित होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कहना सबसे ज्यादा उचित होगा। अब 1857 की क्रांति कहना सबसे ज्यादा उचित क्यों होगा? देखिए, एक तो घटना वर्ष 1857 में हुई है, तो 1857 की क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है जानते हैं? क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। तो 1857 की क्रांति से भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। क्या बड़े परिवर्तन हुए? एक तो कंपनी के शासन का अंत हो गया, क्राउन के शासन की स्थापना हुई। दूसरा, मुगल सत्ता का अंत हो गया। तीसरा, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो गया। ये सब अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन थे। तो ये सब बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। इसी वजह से 1857 के विद्रोह को ना तो सिपाही विद्रोह कहा जाए, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, बल्कि 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि क्रांति का मतलब आमूलचूल परिवर्तन होता है और इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया, अर्थात बड़ा परिवर्तन किया है।
तो खैर ये सब बात तो बीपीएससी मेन सब लिखने में कारगर साबित होगा। खैर ये सब बात हम आपको लिखाएंगे भी नहीं, लेकिन यहां पर कौन विद्वान क्या बोला है वो बात प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, बीडी सावरकर का स्टेटमेंट, आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट और टीआर होम्स का स्टेटमेंट, एलईआर रीज का स्टेटमेंट, इन सभी विद्वानों के स्टेटमेंट आपसे आपके परीक्षा में पूछे हुए मिल जाएंगे, बाद बाकी के नहीं मिलेंगे। जिनके विषय में पूछ दिया गया है उनको तो याद रखना ही रखना है, उससे आगे भी हम लोगों को याद रखना है। तो अब नीचे से हेडिंग मारिएगा। विद्वानों की राय में 1857 की क्रांति। 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 एक नंबर में जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन और लॉरेंस जैसे विद्वान जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन और लॉरेंस जैसे विद्वान, जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन और लॉरेंस जैसे विद्वान 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा देता है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा देता है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा देता है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा देता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, टीआर होम्स नामक विद्वान ने, नेक्स्ट 2 नंबर में, टीआर होम्स नामक विद्वान ने 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 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को टीआर होम्स नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को टीआर होम्स नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा। 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 नेक्स्ट, डिजरायली नामक विद्वान ने डिजरायली नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। डिजरायली नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। डिजरायली नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। डिजरायली नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। डिजरायली नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। डिजरायली नामक विद्वान ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि
जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। फुल स्टॉप। यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, L.E.R. रीज। L.E.R. रीज। L.E.R. रीज नामक विद्वान ने कहा है कि 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 यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। 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 फुल स्टॉप। आगे आगे, बी.डी. सावरकर ने कहा है कि नेक्स्ट, बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर लिखना होगा, B.D. विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर फुल फॉर्म ने लिखना है। बी.डी. सावरकर ने कहा है कि, है पेपर पढ़ना शुरू किए आप? हाँ, एक पेज डेली पढ़ना है। और जिसका भी हिंदी कमजोर है सब कोई पेपर पढ़िए। जिसका भी हिंदी कमजोर है सबको, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। जिसका भी हिंदी कमजोर है सब लोग पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। 2-3 रुपया में तो पेपर देता है, ठीक है। अगर आपको चाय पीने का आदत है, चाय पीना छोड़ दीजिए, पेपर लेना शुरू कर दीजिए। समझ गए? पेपर लीजिए, उसको पढ़िए, कम से कम 1 पेज। इससे पढ़ने की आदत का विकास होगा आप में और हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगा। दो फायदा है, समझे? तो सिर्फ इनको नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं जिनका भी हिंदी कमजोर है। समझ गए? बी.डी. सावरकर ने कहा है कि यह सुनियोजित ढंग से किया गया, यह सुनियोजित ढंग से किया गया, यह सुनियोजित ढंग से किया गया, यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट, R.C. मजूमदार, R.C. मजूमदार, R.C. मजूमदार, R.C. मजूमदार, R.C. मजूमदार ने कहा है कि R.C. मजूमदार ने कहा है कि R.C. मजूमदार ने कहा है कि कहा है कि कहा है कि कहा है कि यह ना तो प्रथम, यह ना तो प्रथम, यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय, यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। नेक्स्ट,
1857 के विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार, 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार, 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार, 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार एसएन सेन ने, एसएन सेन ने 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार एसएन सेन ने, एसएन सेन ने कहा है कि, एसएन सेन ने कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ, एसएन सेन ने कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ, जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ, जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत, जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। अब नीचे से कुछ अन्य तथ्य, कुछ अन्य तथ्य, कुछ अन्य तथ्य, कुछ मिसलेनियस टाइप का 2 4 5 10। देखिए मुंह बना रही है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। टाइम देख रही है, ऊपर से मुंह बना रही है। ठीक है, जी बाल है। ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा? आए? कुछ अन्य तथ्य, कुछ अन्य तथ्य में जानिए। देखिए, जैसे कि अन्य तथ्य में आप ये जानिए कि मजबूत पक्ष सब लिखा दिए, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल। ठीक है, एक समाचार पत्र था, जैसे आज भारत में समाचार पत्र है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है आपको प्रभात खबर, इसके बाद अन्य बहुत सारे समाचार पत्र हैं। उसी प्रकार से एक समाचार पत्र हुआ करता था लंदन टाइम्स, लंदन टाइम्स। और लंदन टाइम्स के संपादक हुआ करते थे माइकल रसेल, माइकल रसेल। 1857 की क्रांति को प्रतिदिन के हिसाब से लंदन टाइम्स ने कवर किया है और लंदन टाइम्स के उस समय के संपादक माइकल रसेल ने 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन दिया है। मतलब घटना दर घटना, दिन प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब उन्होंने इसको कवर किया और द लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र में माइकल रसेल ने उसको लिखने का काम किया। समझ गए? तो एक बात यह है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा 1 नंबर में, द लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र के संपादक माइकल रसेल ने, द लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक माइकल रसेल ने, द लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक माइकल रसेल ने, माइकल रसेल ने 1857, माइकल रसेल ने 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन दिया है। 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन दिया है। सजीव, 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 सजीव निर्जीव, सजीव वर्णन दिया है, सजीव वर्णन दिया है, सजीव वर्णन दिया है। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति पर अनेकों विद्वान ने लिखा है, जिसमें भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति पर लिखने वाला प्रथम विद्वान हुआ सर सैयद अहमद खां। उन्होंने 1857 की क्रांति पर जो पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का नाम है दी कॉजेज ऑफ 1857, दी कॉजेज ऑफ 1857, इस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखा है। फिर 1857 की क्रांति के ऊपर जो है बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे आबर, इंडियन मुसलमान,
W हंटर ने लिखा है। 1857 यानी 1857 नामक पुस्तक एसएन सेन ने लिखा है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 बीडी सावरकर ने लिखा है। फिर द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट कार्ल मार्क्स ने लिखा है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक भी लिखी गई है। तो कई सारी पुस्तकें 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई है। तो उसी सब चीज को यहां पर लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान, 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान, 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान, 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खां है। सर सैयद अहमद खां है। उन्होंने द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, उन्होंने द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858, उन्होंने द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858 नाम से पुस्तक लिखी है। उन्होंने द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858 नाम से पुस्तक लिखी है। उन्होंने द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858 नाम से पुस्तक लिखी है। 3 नंबर में 1857 की क्रांति पर 1857 की क्रांति पर 1857 की क्रांति पर 1857 नाम से पुस्तक की रचना, 1857 की क्रांति पर 1857 नाम से पुस्तक की रचना, 1857 की क्रांति पर 1857 नाम से पुस्तक की रचना एसएन सेन ने की है। 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 नेक्स्ट, बीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट बीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 नाम से पुस्तक लिखा है। बीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 नाम से पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नाम से 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नाम से अशोक मेहता ने पुस्तक लिखी है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नाम से अशोक मेहता ने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1857 to 1859 नाम से
द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1857 टू 1859 नाम से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने पुस्तक लिखा है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने पुस्तक लिखा है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने पुस्तक लिखा है। क्या गो हुआ जी? नेक्स्ट लिखिएगा, द पीजेंट एंड द राज। द पीजेंट एंड द राज। द पीजेंट एंड द राज नाम से, द पीजेंट एंड द राज नाम से 1857 की क्रांति पर पुस्तक, 1857 की क्रांति पर पुस्तक एरिक थॉमस ने लिखा है। 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 चलिए गुरुजी लोग, खत्म हो गया ये चैप्टर अब। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने लिखा है, सरकार के आदेश पर उन्होंने लिखा है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था। प्रश्न ये था, उतना जरूरी ना है। ठीक है, कहना तो बहुत कुछ था। एसेंशन तो पूरा किताबें लिखा है, उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट है उनका। परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण था वो हमने आपको लिखवाया। एसेंशन का हम 10 गो स्टेटमेंट आपको बता सकते हैं, लिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था, सर क्या कारण था कि क्रांतिकारियों ने विद्रोह तो किया या चर्बीदार कारतूसों के सवाल पर, मगर उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के धुन में स्वयं प्रयोग में लाए थे चर्बीयुक्त कारतूस? स्पष्ट कीजिए। देखिए, बात ऐसन था कि एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले चर्बीयुक्त कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। उस समय इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं हुई थी। मतलब लोग उहापोह में थे। कुछ का मानना था कि है मिला हुआ, कुछ का मानना था कि मिला हुआ नहीं है। तो इसलिए सैनिकों ने प्रयोग किया। सैनिकों ने प्रयोग किया क्योंकि स्पष्ट नहीं था कि मिला हुआ है ये है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरी बात, सैनिकों ने, अगर आप बात करेंगे विद्रोही सिपाहियों की, तो विद्रोही सिपाहियों के पास एनफील्ड राइफल थोड़े था, नहीं था। विद्रोही सिपाही के पास एनफील्ड राइफल नहीं था। विद्रोही सिपाही के पास तो राइफल था ही नहीं। अब एक तरीका से वो अलग अलग तरीका से जो है आपको युद्ध लड़े थे, क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों में एक कारण यह भी है आधुनिक हथियार की कमी। आधुनिक हथियार की कमी यह भी होना चाहिए, खैर उतना ज्यादा महत्वपूर्ण था नहीं, हम लिखाए नहीं। तो इसमें आप यही पूछ रहे हैं कि वो लोग स्वयं भी जो है, विद्रोही सिपाही स्वयं एनफील्ड राइफल का प्रयोग किए थे। ठीक है, स्वयं एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं किए थे। विद्रोही सिपाही के पास एनफील्ड राइफल नहीं था। अगर थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ भी तो अस्पष्ट था उस समय कि गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। यह तो बाद में अनुसंधान हुआ, तब पता चला कि नहीं, सच में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। खैर ये प्रश्न का कोई महत्व न है, कुछ नहीं पूछना है, जो बता दिए उतना याद रखना है।
ठीक है, कुछ भी देखिए, आप लोग जितना क्वेश्चन पूछे हैं, एक भी क्वेश्चन का परीक्षा के लिहाज से कोई महत्व ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है जानते हैं? क्वेश्चन बैंक पढ़िए महाराज, उससे आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। क्लास में आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे कोई भी पूछा हो, परीक्षा से उसका कोई संबंध ही नहीं है। इस क्वेश्चन का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, या अन्य जो भी प्रश्न पूछे हैं परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, समझ गए? परीक्षा के लिए जितना ज्यादा जरूरी है उतना हम स्वयं आपको बता देते हैं, जितना बता देते हैं उतना याद रख लीजिए, परीक्षा निकल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाइएगा। अगर विद्वान बनने का प्रयास कीजिएगा तो कहा जाता है विद्वान लोग 3 बार मखता है, समझे? और विद्वान लोग रोड पे घूमता है। तो विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना है, जितना परीक्षा के लिए सफिशिएंट है उतना हम बताते जा रहे हैं, समझ गए? हाँ, रिजल्ट चाहिए तो उतना दिमाग मत लगाइए आप लोग। एक भी अच्छा क्वेश्चन पूछवे नहीं किया, इसी वजह से उसको बैठा दिया, वो अलेंगे फलेंगे क्वेश्चन पूछता, समझ गए? क्वेश्चन पूछने की आजादी है, लेकिन कुछ भी पूछिएगा तो हम थोड़े जवाब देंगे। हम करते हैं। चलिए अब बैठ जाइए। आपका संस्थान 12 तारीख से, 12 तारीख यानी कल से, आज तो पढ़ा ही दिए हैं, 12 तारीख से फाउंडेशन बैच कब तक बंद किए हैं जी? 21 तक। हाँ, आपका बैच 12 तारीख से 21 तारीख तक बंद है। पुनः 22 तारीख से आपका बैच अपने समय अनुसार चलेगा। 22 तारीख से, 22 यानी बुधवार से, 22 यानी बुधवार से पुनः आपका बैच अपने समय अनुसार चलेगा। और इसके बाद अभी मैथ रीजनिंग का क्लास होगा। मैथ रीजनिंग के क्लास होने के बाद जो है आपका क्लास खत्म हो जाएगा। फिर आप आइएगा 22 तारीख से, आराम से जाइए, दिवाली मनाइए, छठ मनाइए, जो मनाना है अपना मनाते रहिए, समझ गए? तो ये बात है। इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। नहीं, हम क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं, हमको नहीं पता है, ठीक है? कुछ नहीं हमको पता है। धार्मिक और सामाजिक कारण कुछ भी जितना बता दिए हैं याद रखिए। परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेगा तब आइएगा मेरे पास, परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनेगा, समझे? कुछ भी। चलिए, तो इसमें वो बोल रहा 1857 की क्रांति में सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, कुछ कारण नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता है। जाकर क्वेश्चन बैंक देखिए ना आप, है नहीं पूछता है। इतिहास में पढ़िएगा ना, पढ़ाएंगे ना द्वैत शासन व्यवस्था क्या होता है, ठीक है? ये सब पूछता तो हम अपने पढ़ा देते, हमको दिमाग न है। 7 साल से हम घास थोड़े छिल रहे हैं जी, 7 साल से तो अपना कोचिंग खोल के पढ़ा रहे हैं। हम तो पढ़ाना तब से प्रारंभ किए हैं जब से हम जनरल कंपटीशन में इंटर किए। जनरल कंपटीशन में इंटर 2014 से किया, पढ़ाना 2014 शुरू किए हैं। 10 साल होने जा रहा है, घास छिले हैं इतना दिन में, ठीक है? अपना संस्थान खोल करके तो 6 साल, 7वां साल चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, समझे? ऐसे तो 9-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो घास नहीं छिले हैं, समझे? कुछ भी अलेंग बलेंग अजीब हाल है। जाकर के क्वेश्चन बैंक देखिए, तब क्वेश्चन पूछिएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछिएगा तो हम जवाब थोड़े देंगे। बट चलिए आगे मिलते हैं दिवाली, दशहरा, छठ के बाद, ठीक है? चलिए।